हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट के बारे में। तो उसी ऑर्डर में कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूँ। ये बहुत सिंपल से कुछ रिजल्ट है, इनको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी कहीं यूज़ करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रिजल्ट है, देखिए इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इनफाइनाइट साइन एक्स बाय एक्स के बारे में पूछा गया। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पे तो हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, बट अब बात कर रहे हैं एक्स अप्रोचेज टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए देखिए, जैसे ही आपका एक्स जो है वो इनफाइनाइट के पास जाएगा तो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो साइन इनफाइनाइट के पास आनी चाहिए। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू तो हमें नहीं पता कितनी होगी, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है इनफाइनाइट एग्जैक्टली पता नहीं है। इनफाइनाइट पे साइन की वैल्यू हम नहीं बता सकते, मगर हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं, चाहे आप इनफाइनाइट पे भी क्यों ना चले जाएं, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो ये जो वैल्यू आएगी ये -1 और 1 के बीच में आएगी, एक रियल होगी, ये श्योर है। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी हमारी रियल आएगी और फाइनाइट भी आएगी, मगर कितना आएगी ये नहीं पता हमें। अब यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू है हमारे पास एक नंबर मान लो जो भी आ रही है वो -1 और 1 के पास बीच में कहीं ना कहीं कुछ आ रही है, और नीचे वाला नंबर इनफाइनाइट के पास आ रहा है। तो सम फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट किसके पास जाना चाहिए? जीरो के। तो आप इसका ये जो वैल्यू है ये किसको अप्रोच कर रही है? जीरो को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब हम कहेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स की जो वैल्यू है इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी? जीरो। बिल्कुल सेम वे से इस सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर हम बता सकते हैं, जीरो ही होगा, क्योंकि कॉस एक्स की भी वैल्यू है जब एक्स इनफाइनाइट पे जाएगा -1 और 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ आएगी, मगर पता नहीं कितनी आएगी। इसलिए यहाँ पर भी वही सेम चीज बनेगी। सम फाइनाइट नंबर ऊपर होगा जो कि -1 और 1 के बीच में होगा, और नीचे हमारे पास इनफाइनाइट आएगा, इस वजह से इसकी वैल्यू भी जीरो के पास ही जाएगी। -1/1 सम फाइनाइट, सॉरी -1 to 1 कुछ फाइनाइट वैल्यू अपॉन जीरो, सो इट आल्सो अप्रोचेस टू जीरो। क्लियर? नेक्स्ट, ये थर्ड वाला केस जो है इसमें देखिए tan x बाई एक्स के बारे में बात करें, या सेम ऐसे cot x बाई एक्स भी पूछा जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं कि इसकी वैल्यू किसके पास जाएगी। अब जब x इनफाइनाइट के पास जाएगा, नीचे वाली वैल्यू तो पक्का इनफाइनाइट के पास जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू जाएगी tan इनफाइनाइट के पास। अब tan इनफाइनाइट की वैल्यू जब x इनफाइनाइट के पास जाएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, नहीं पता कर सकते, क्योंकि tan x की जो रेंज होती है वो होती है r। tan x की जो वैल्यू होती है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में तो फिक्स है कि वो -1 और 1 के अंदर ही रहेंगी, फाइनाइट रहेंगी, मगर यहाँ पे tan इनफाइनाइट की वैल्यू के बारे में ये नहीं पता कि कितनी आएगी। हम ये भी नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट आएगी। अगर कम से कम ये पता होता इनफाइनाइट आएगी तो हम LH रूल लगाने की कोशिश करते यहाँ पे, मगर यहाँ पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आएगी। तो इसकी जो वैल्यू है डिसाइड ही नहीं कर सकते कि फाइनाइट आएगी या इनफाइनाइट आएगी, और डिसाइड करने के लिए कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में हम ये नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ना तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोल रहे हैं कि आएगी, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी बनती तो शायद कुछ कोशिश करते इसको सॉल्व करने की आगे। और यहाँ पे अगर ये इनफाइनाइट नॉन क्या कहते हैं, नॉन इनफाइनाइट यानी कि फाइनाइट वैल्यू आती और नीचे इनफाइनाइट बनता, फिर ये जीरो के पास भी जा सकता था, मगर ये डिसाइड करना किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस केस में हम आंसर लिखेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी इनफाइनाइट, यहाँ पर भी इनफाइनाइट है, एक्स साइन 1 बाई एक्स। इसके लिए देखिए हमने एक रिजल्ट किया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो का। अगर साइन एक्स बाई एक्स हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको बताया था कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है साइन का जो एंगल है वही डिवाइड में होना चाहिए, साइन की जो पावर है वही यहाँ पर होनी चाहिए, और लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 बनना चाहिए, तब आप इसको सीधा सीधा 1 लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये सारी कंडीशन हम पूरी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ये जो साइन 1/x है इसको तो एज इट इज रखूँ, अगर मैं ये जो आगे मल्टीप्लाई में x है अगर मैं इसे नीचे ले जाके लिख दूँ, तो देखिए इस फार्मूले वाली सारी कंडीशन यहाँ पे पूरी हो गई है।
जितना साइन का एंगल है देखिए 1/x उतना ही डिवाइड में है, साइन की पावर 1 है और यहाँ पर भी वही पावर 1 है। लिमिट अप्लाई करके देखिए 0/0 भी बन रहा है, x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे 1/0 होता है। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू है हम इस फार्मूले की हेल्प से सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 1। क्लियर? तो लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट साइन 1/x की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल देखें जरा, ये नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल सेम इसी तरह से, इसमें बस साइन की बजाय tan आ रहा है। इसको भी सेम फार्मूले से ऐसे लिख सकते हैं tan 1/x अपॉन x, सॉरी 1/x। तो इसकी भी वैल्यू देखिए, जब x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा सारी कंडीशन tan x/x वाले फार्मूले की पूरी है, इसे भी 1 लिखा जा सकता है। ये बहुत सिंपल सिंपल से रिजल्ट्स हैं जिसको हम ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट भी यूज करना हो कर सकते हैं किसी जगह। अब जैसे ये है लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट log x/x। अब इसमें देखिए अगर मैं डायरेक्ट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट देखूं तो x को इनफाइनाइट के पास ले जाने पर ऊपर वाली वैल्यू log इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट के पास जा रही है, तो ये नीचे वाली वैल्यू भी इनफाइनाइट के पास जा रही है, मींस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो अगर ये इनडिटरमाइंड फॉर्म है 0/0 हो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो, दोनों में हमने पढ़ा था हम LH रूल लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, तो यहाँ पे देखिए log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आएगा, फिर इस 1x का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखने पर देखिए ये जो वैल्यू है हमारे पास नीचे इनफाइनाइट की तरफ जाएगी तो ये 0 आ जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट log x/x की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है, ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है यहाँ तक। चलिए एक ये नेक्स्ट एग्जांपल लो, x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट x पावर n अपॉन e पावर x। पहले तो ये डिसाइड करो कि ये कौन सी फॉर्म है। अगर x को मैं इनफाइनाइट के पास लेके जाऊंगा नीचे तो e पावर इनफाइनाइट बनेगा जो कि इनफाइनाइट के पास आ रहा है, मगर नोमिनेटर में यहाँ पर इनफाइनाइट पावर n बनेगा। अब इसकी वैल्यू किसके पास जाएगी, कुछ लोग कहेंगे कि इनफाइनाइट, कुछ लोग कहेंगे कि इनफाइनाइट पावर n है तो वो इनफाइनाइट के पास जाएगा, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर n नेगेटिव होगा तो इनफाइनाइट की पावर जैसे -2 हो जाए तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर 0 के पास भी जा सकता है। तो इसलिए इसको हम सीधा सीधा नहीं बता सकते, इसके लिए हमें n के बारे में थोड़ा विचार करना पड़ेगा। वो विचार कैसे करेंगे देखिए, इसके बारे में हम केसेस बना के सोचें। हमारे पास है लिमिट n x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट x पावर n अपॉन e पावर x है। ठीक है, तो पहला केस अगर मैं ये मानूं कि n नेगेटिव है, फिर तो झंझट ही खत्म हो गया। अगर n नेगेटिव है तो जैसे ही x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा x पावर n जो है वो 0 के पास चला जाएगा, कारण इनफाइनाइट की पावर नेगेटिव होगी, ये -1 या -2 या -3, तो वो नीचे ले जाके पॉजिटिव बन जाएगी जिससे ये 0 के पास चला जाएगा। तो इस केस में तो कोई झंझट ही नहीं है। इस केस में तो हमारा जो लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट x पावर n अपॉन e पावर x को इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू 0 के पास जाएगी और नीचे वाली वैल्यू इनफाइनाइट के पास, तो ओवरऑल ये 0 के पास जाएगा ना, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। तो केस 1 जब हमारा n नेगेटिव है उस केस में तो हमें कोई भी करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा आंसर 0 आ रहा है। अब अगर हम केस 2 के बारे में सोचें, जब x पॉजिटिव होगा, सॉरी n पॉजिटिव होगा, उस केस में क्या होगा। उस केस में यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे x पावर n अपॉन e पावर x इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं LH रूल। अगर मैं यहाँ पे LH रूल अप्लाई कर दूं, इसका डेरिवेटिव कर दूं, इसको L लिख लेता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट n x की पावर n -1 अपॉन e पावर x, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है,
यहाँ पर फिर हमारे पास n के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि नीचे तो इनफाइनाइट बन रहा है, श्योर है। अब यहाँ पे x की जो पावर है वो कम हो गई, पहले n थी अब होगी n-1। अब अगर n सपोज करो बस ये पॉजिटिव है मगर 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में कुछ ले लेता हूँ, जैसे n की वैल्यू मैं लेता हूँ सपोज कीजिए 4/3। उस केस में क्या होगा, सॉरी 0 से 1 के बीच में लेना है, चलो 2/3 ले लेता हूँ। अगर n में 2/3 लेता हूँ सपोज, तो यहाँ पे x की पावर अब एक बार डेरिवेटिव करने से नेगेटिव हो जाएगी। 1 2/3 -1 पावर x की जो है वो -1/3 रह जाएगी, जिससे ये वैल्यू 0 के पास चली जाएगी। बट अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है, उस केस में देखो 1 2/3 है या 3/4 ले लो, कोई भी वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में, उस केस में ये 0 के पास चला जाएगा। बट अगर n अगर 1 से बड़ा हुआ तो फिर ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनाएगा। जैसे n की वैल्यू सपोज करो 4/3 है, तो उस केस में x की पावर 4/3 -1 यानी कि 1/3 मिलेगी। तो ये जो पावर है x की अभी भी पॉजिटिव रहेगी, तो इसका मतलब फिर भी ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ही रहेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे फिर एक बार और LH रूल लगा सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे n इंटू n-1 x पावर n-2 अपॉन नीचे e पावर x आ जाएगा। अब फिर वही कहानी देखिए, नीचे तो इनफाइनाइट की जो e पावर x है वो तो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा। अब नोमिनेटर में x यानी कि इनफाइनाइट की पावर बन रही है n-2। और फिर वही दो संभावनाएं, या तो n-2 नेगेटिव हो जाएगा अगर n 2 से कम हुआ, जैसे n 4/3 ले लूं, तो लो भाई यहाँ पर ये 0 बन जाएगी, ये वाली वैल्यू, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा केस, अगर हमारे पास जो नोमिनेटर है उसमें x की पावर ये थी n-2 अभी भी पॉजिटिव है, मतलब n अगर 2 से बड़ा है, फिर यही काम दोबारा दोहराएंगे। तो n की जो पावर है हर एक स्टेप पे एक एक करके कम होती जाएगी। कोई ना कोई स्टेप ऐसा आएगा, अगर मान लो n पॉजिटिव इंटीजर हुआ, जैसे n की वैल्यू 3 है, तो पहली बार में x³ आएगा, फिर x² आएगा, फिर x आएगा और फिर x ऊपर से खत्म हो जाएगा। मतलब नीचे e पावर x इनफाइनाइट बना रहेगा और ऊपर से धीरे धीरे पावर खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर n पॉजिटिव इंटीजर हुआ फिर तो ये पावर खत्म होके 0 बन जाएगी, तो उस केस में भी आंसर 0 आएगा। अगर हमारा n पॉजिटिव इंटीजर ना होके फ्रैक्शन में है तो भी कोई समस्या नहीं है, जैसे 4/3 है, तो पहली बार डेरिवेटिव करेंगे तो 1/3 पॉजिटिव है पावर, मगर दूसरी बार डेरिवेटिव करने पर वो नेगेटिव आ जाएगा -2/3। तो अगर पावर पॉजिटिव है तो दो केस बनेंगे, या तो इंटीजर होगा या नॉन इंटीजर। इंटीजर है तो जितनी बार आप चाहो उसको LH लगा सकते हो, जब तक ऊपर से x खत्म नहीं होता। जैसे x³ है तो 3 बार में x खत्म हो जाएगा, x पावर 4 है तो 4 बार में। तो x ऊपर से खत्म होके जब लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर फाइनाइट वैल्यू आएगी और नीचे इनफाइनाइट ही रहेगा, तो 0 बन जाएगा। अगर फ्रैक्शन में हुआ n, जैसे n 5/7 या n 10/3 ऐसा कुछ है, तो उस केस में भी LH लगाते लगाते एक स्टेप ऐसा आएगा जब x की जो पावर है वो नेगेटिव आ जाएगी, वो नीचे चला जाएगा, तो भी वो नीचे इनफाइनाइट बनाएगा, नहीं 0 बनेगा। तो मतलब n हमारा कुछ भी हो, चाहे n यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था, अब हमने n पॉजिटिव के लिए बात की, दोनों केसेस में जो वैल्यू है हमारी ये 0 के पास ही जाएगी। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट x पावर n अपॉन e पावर x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें हमें कहा गया इस लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए, इवेल्युएट दिस। अब इसमें यहाँ पे x अप्रोचेस टू दे रखा है हमें माइनस इनफाइनाइट। अब अगर x माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो मोड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है कि x नेगेटिव है, तो मोड तो आप हटा के उसकी जगह -x लिख ही सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट x पावर 5 tan ऑफ 1/π(x²) -3(x²) प्लस 7 अपॉन नीचे भी आ गया हमारे पास -x³ प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, मॉड हटा के यहाँ पर भी माइनस लगेगा, तो -7x + 8।
पहले भी स्टार्टिंग में भी देखते तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट था, यहाँ पे नीचे तो इनफाइनाइट बन ही रहा है, मगर ऊपर यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये tan के साथ जो एंगल में नीचे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा सा इनडिटरमिनेट फॉर्म अलग टाइप की, यहाँ इनफाइनाइट ये होगा और ये जीरो है, ये जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जब एंगल में एक्स की वैल्यू में इनफाइनाइट रखूंगा तो tan जीरो बनेगा। ये वाली वैल्यू तो इनफाइनाइट बन रही है, यहाँ पे नीचे भी इनफाइनाइट बन रहा है, यहाँ जीरो इंटू इनफाइनाइट बन रहा है, तो जीरो इंटू इनफाइनाइट दिखाई दे रहा है ऊपर, यहाँ पे साथ में इनफाइनाइट आ रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट आ रहा है। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें? अभी हमने एक रिजल्ट देखा था पीछे, मैं आपको दिखा देता हूँ वापस, ये वाला लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट tan x इंटू tan 1/x इसकी वैल्यू 1 आई थी। इसके लिए हमने यहाँ पे tan x बाई एक्स का फार्मूला यूज किया था, इस x को हमने नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया था, इस वाले को यहाँ 1/x लिख दिया था। उससे क्या हुआ था, tan का जो एंगल है वही यहाँ पर नीचे आ गया था, लिमिट अप्लाई करके जो tan x बाई एक्स का भी फार्मूला है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो tan थीटा बाई थीटा, इसकी वैल्यू हमने 1 लिख दी थी। अगर यही काम अब हम यहाँ पे करें इस एग्जांपल में, तो उसके लिए देखिए tan का एंगल क्या है, 1/πx², तो वही चीज मैं नीचे बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखो x³ तो यही रहने देता हूँ। अब ये tan ऑफ 1/πx² है, तो इसके लिए यहाँ डिवाइड में मुझे 1/πx² ही चाहिए होगा, ठीक है। तो इस x पावर 5 में से मैंने यहाँ पे x² तो नीचे लिख दिया, अब ये पाई है तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे पाई तो पहले नहीं था, हमने एंगल सेम बनाने के लिए पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे -3x² है, +7 है, अपॉन नीचे -x³ -7x +8 है। अब देखिए इस टर्म की हमें वैल्यू लिमिट अप्लाई करने पर मिल जाएगी 1, मगर मैं सीधा भी यहाँ पे लिमिट नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैं किसी टुकड़े पे लिमिट लगाना चाहूँ तो वो पूरे फंक्शन के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई में होना चाहिए, और लिमिट अप्लाई करके नॉन जीरो फाइनाइट भी आना चाहिए, तो यहाँ पे ये कमी है, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। अब इसमें एक चीज और देखो ध्यान से, आपको मैंने बताया था नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले में अगर डिग्री सेम है, एक्स इनफाइनाइट की तरफ जाता है, तो हम जो x की बड़ी से बड़ी पावर होती है उससे डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कभी x² से, कभी x³ से, कभी x4 से। उससे ये होता है कि जहां पर भी x या x² x³ है उसकी जगह 1/x या 1/x² दिखते हैं, जिसकी वैल्यू लिमिट अप्लाई करने पर 0 हो जाती है। तो देखिए यह नोमिनेटर में ये तो चलो बन गए, इसे जो बचा हुआ है हमारे पास, इन सब में x की जो पावर 3 है ये सबसे बड़ी पावर दिखाई दे रही है। तो आप क्या कीजिए, डिवाइड कर रहा हूं मैं यहाँ पे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को x³ से यहीं पर कर देता हूं मैं, x³ से ऊपर, और यहाँ पर भी मैं x³ से डिवाइड कर देता हूँ। अगर x³ से डिवाइड करूंगा मैं ऊपर और नीचे, तो देखो यहाँ से ये x³ हमारा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हमें सिर्फ 1 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारे पास x³ है ये भी खत्म हो जाएगा, और x² तो x मिलेगा, यहाँ पर 7/x³ मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर x³ से डिवाइड करने पर अपने को -1 ही मिलेगा, यहाँ पर x³ से डिवाइड करने पर ये x ऊपर से कैंसिल होके नीचे 7/x² मिलेगा, और 8/x³ मिलेगा। अब देखिए मैं किसी एक टुकड़े पे लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, मैं सभी जगह पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। जब x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा तो ये 3/x 7/x³, 8/x³ ये सारी टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो भी 1 हो रही है, तो देखिए ऊपर से हमारे पास 1/पाई आ रहा है और नीचे से मिल रहा है -1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/पाई। तो देखिए हमने यहाँ पे वो x tan 1/x वाला भी यूज किया रिजल्ट, और जो हमने पहले पढ़ा था जो f नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डिग्री को देख के आंसर बताने वाला, उसका जो मेथड है वो भी हमने यहाँ पे यूज में लिया। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा इसमें किस तरह से ये आंसर आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें देखो जब x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है तो ये cos इनफाइनाइट माइनस cos इनफाइनाइट है,
कुछ लोग क्या करेंगे, गलती से इसको ऐसे कैंसिल करके लिख देंगे 0, तो ये गलत आंसर है भाई, ऐसे सीधे अगर आप लिखोगे तो। क्यों? अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आंसर गलत है, मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है इसका आंसर 0 आ जाए, मगर इस तरह से कैंसिल करना गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है इनफाइनाइट है, तो ये हमें नहीं पता कि कितना है। जैसे कि हम 5 अपॉन कोई 0 प्लस में वैल्यू लेता हूँ, 7 अपॉन 0 प्लस है, 0 प्लस का मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 तो नॉट डिफाइन होता है। तो आप कहीं इसको इस तरह से सोचो कि ये इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, कैंसिल कर दें, तो ये गलत होगा, इस तरह से नहीं कर सकते। हमें इसकी वैल्यू जो है वो पता ही नहीं है कितनी आएगी कॉस इनफाइनाइट की। हमें इतना पता है कि ये जो वैल्यू है हमारी जो एंगल में है वो इनफाइनाइट के पास जा रही है, ये भी इनफाइनाइट के पास जा रही है, मगर दोनों सेम नहीं है, क्योंकि एक में रूट ऑफ एक्स प्लस 1 है, एक में रूट ऑफ एक्स है। तो इसको देखिए फिर किस तरह से करेंगे, ये तो इस तरह से आप इसको नहीं लिख सकते, ये गलत है अगर आप ऐसे लिखोगे तो। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म दिख नहीं रही है, मगर सीधा सीधा कोई नॉन जीरो फाइनाइट के पास भी नहीं जा रहा है। तो अगर इसमें मैं इसको c मान लूँ, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को, और इसको मान लूँ मैं d, तो ये बन जाएगा cos c माइनस कॉस डी, जिसकी वैल्यू होती है 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, और साइन ऑफ d माइनस c बाई 2 होता है। तो रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई 2, ये इसकी वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर इस एंगल के अंदर हमारे पास जब x इनफाइनाइट के पास जाएगा तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट फॉर्म है, तो ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होती है, जबकि इसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने की सोचेंगे, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, इसमें तो एंगल इनफाइनाइट के पास जा रहा है। तो सेकंड जहाँ पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अगर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो 2 साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स एज इट इज, और नीचे है 2। सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है इसे खत्म करने के लिए मैं इसमें रैशनलाइजेशन कर देता हूँ, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दिया नीचे, और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर देखिए क्या मिलेगा, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। जिससे यहाँ पे स्क्वायर से तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देना, ऊपर स्क्वायर हो अंदर स्क्वायर रूट हो तो कैंसिल किया जा सकता है, कोई झंझट नहीं है। अब ये x और ये x माइनस का x ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 2 साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें साइन ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अब देखिए जब यहाँ पे जब मैं x को इनफाइनाइट अप्लाई करूंगा, तो पहले वाली जो वैल्यू है हमारी वो जा रही है साइन इनफाइनाइट के पास 2 एज इट इज, और दूसरे वाली वैल्यू बन रही है साइन 0, क्योंकि जब ये नीचे वाली वैल्यू इनफाइनाइट के पास जाएगी तो 0 के पास। साइन इनफाइनाइट जो है हमारा वो -1 और 1 के बीच में एक फाइनाइट नंबर है, और साइन 0 की वैल्यू हमें पता है 0 है, तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो किसके पास जाएगा, 0 के पास। आगे पर लिख दिया मैंने, तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन, जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट हो। उसमें मेन जो चीज़ देखनी है वो ये है कि इनडिटरमाइंड फॉर्म कौन सी है। अगर वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप की है तो उससे कोशिश करो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वगैरह बनाने की। और दूसरी बात, अगर x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है तो 1/x या 1/x के लिए 1/x³ 0 के पास जाएंगे। तो अगर हमें x की पावर दिखाई दे रही है n सबसे बड़ी, तो x की n पावर से ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, जिससे 1/x 1/x² 1/x³ वगैरह मिल जाएंगे, और लिमिट जब x इनफाइनाइट के पास जाएगी तो 1/x 1/x² वगैरह 0 के पास चले जाएंगे। तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ इसका, ये है जैसे हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 5 पावर n
प्लस 4 पावर n अपॉन 2 पावर n माइनस 9 पावर n। अब इसमें देखिए, अगर मैं n को इनफाइनाइट रखता हूँ तो ऊपर 5 पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट के पास आ रहा है, और नीचे वाली वैल्यू भी कुछ ऐसी है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ऊपर तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, मगर नीचे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी दिखाई दे रही है। अब इनडिटरमिनेंट फॉर्म में ऊपर नीचे जो दिखाई दे रही है, जब ये जो इनफाइनाइट बन रहा है, उसके इनफाइनाइट बनने का कारण पकड़ो पहले तो क्या है। सिंपल पॉलिनोमियल होते थे तो उसमें एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर होने की वजह से और एक्स इनफाइनाइट के पास जाने की वजह से वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ऐसा कुछ बनता था। अब यहाँ पे इनफाइनाइट के पास जाने का रीजन है ए की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट के पास तब जाती है जब ए 1 से बड़ा हो, जो कि यहाँ पर सब जगह पे दिखाई दे रहा है। बेस जो है 5 4 2 9 हर जगह पे 1 से बड़ा है। अगर बेस 1 से छोटा हो, 0 से 1 के बीच में हो, तो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर ए की पावर इनफाइनाइट के पास जाएगी तो ये नंबर 0 के पास जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे कि कोई नंबर अगर इनफाइनाइट के पास जा रहा है तो उसे 0 के पास कैसे ले जाया जाए। सिंपल एक्स या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जब इनफाइनाइट के पास जाता है तो हम 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब बनाते हैं, क्योंकि वो 0 के पास जाएगा। यहाँ बेस में कांस्टेंट है, पावर इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हमें ये पकड़ में आता है कि अरे इस इनफाइनाइट की तरफ इस वजह से जा रही है क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। अगर बेस 1 से छोटा हो जाए तो उस केस में यही पावर 0 की तरफ भी जा सकती है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर बेस को छोटा करना है। तो वो कैसे होगा, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे वहां पर x की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड कर देते थे तो 1/x 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब इस तरह से आ जाता था। वही काम अब यहाँ पे कीजिए। देखिए यहाँ पर अब आप 9 जो सबसे बड़ा बेस है उससे डिवाइड कर दीजिए, 9 पावर n से डिवाइड कर दीजिए दोनों को। अगर यहाँ पे 9 पावर n से मैं डिवाइड करूंगा तो x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट एज सॉरी यहाँ पे n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट एज इट इज, यहाँ पर भी n लिखना है। n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट एज इट इज, यहाँ पे देखेंगे तो 9 पावर इनफाइनाइट n प्लस 4/9 पावर n, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2/9 पावर n और -1 आ गया। अब जैसे n इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो नोमिनेटर को देखो वो 0 के पास जा रहा है और डिनोमिनेटर जा रहा है -1 के पास। तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू जो हमारी है वो किसके पास जा रही है, 0 के पास। तो इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, 0। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।